देखिए, अब है साइटोकाइनिन्स, है ना। साइटोकाइनिन्स क्या होता है? ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो साइटोकाइनेसिस करते हैं, मतलब जो मतलब सेल डिवीजन कर देते हैं, साइटोकाइनेसिस, है ना। वालेकुम सलाम। तो साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो थे, एक तो था फॉक्स कुक, और था काउ, क्या, को वर्कर्स, मैं को वर्कर्स, ये को वर्कर्स है जिस साथी उसके थे, फॉक्स कुक और उसके साथी जो थे कैलस के अंदर। आपको याद है कैलस, हमने पढ़ा था कैलस क्या होता है? कैलस होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसी सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। फ्रॉम टोबैको स्टेम, टोबैको प्लांट होता है ना, टोबैको प्लांट, तंबाकू वाला प्लांट, उसका स्टेम होता है टोबैको स्टेम, सेगमेंट्स डिड नॉट डिवाइड एक्टिवली विद ऑक्सीजन अलोन। ठीक है, इन्होंने ये देखा, जो कैलस था ना, कैलस यानी कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल टोबैको स्टेम के अंदर, टोबैको स्टेम सेगमेंट के अंदर, वो डिवाइड नहीं करता था एक्टिवली, है ना, विद ऑक्सीजन अलोन, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो डिवाइड नहीं करता था। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या हो गया? जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो गई होगी। ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं कर रहा था, वो कैलस ऑफ टोबैको स्टेम सेगमेंट एक्टिवली, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा था, उसके पास एबिलिटी टू डिवाइड थी नहीं विद ऑक्सीजन। तो उसके बाद देखा गया सेल डिवीजन इंक्रीज तब हो गया जब मीडियम के अंदर यीस्ट एक्सट्रैक्ट रखा गया। यीस्ट क्या होता है? एक फंजाई होता है ना। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट रखा गया, कोकोनट मिल्क रखा गया, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट रखा गया, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, और डीएनए जब रखा गया सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन जब करनी थी ना किसी टोबैको स्टेम सेगमेंट की, उसको रखा गया एक मीडियम के अंदर। ठीक है, किसको? टोबैको स्टेप सेगमेंट को रखा गया एक मीडियम के अंदर। उस मीडियम में क्या था? यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट और डीएनए। तो उसके बाद ही मिलर साहब जो था, उसने 1955 के अंदर इसको आइडेंटिफाई कर दिया। किसको? इसी साइटोकाइनिन को, कि ये एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। उसने इसको नाम दिया काइनेटिन। ठीक है, बिकॉज ये प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेस मीन्स डिवीजन, तो सेल डिवीजन। तो याद रखना है, फर्स्ट साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हो गया उसका नाम था काइनेटिन। क्या था उसका नाम? काइनेटिन, जो मिलर साहब ने डिस्कवर कर दिया था। अब डिस्कवर हुआ कैसे था? ऐसे दिखा गया, जो कैलस था यानी कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल टोबैको स्टेम सेगमेंट का, वो एक्टिवली डिवाइड नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसको रखा गया एक मीडियम के अंदर, उस मीडियम में यीस्ट एक्सट्रैक्ट रखा गया, कोकोनट मिल्क रखा गया, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट रखा, डीएनए रखा गया। तब जाके समझ में आ गया, जो साइटोकाइनेट है वो डिस्कवर तब जाके हो गया कि हाँ, वही एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो ऐसे ऐसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद नीचे अब क्या बच गया हमें? एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हो गई? मिड 1960s के अंदर ऐसा हो गया था। ठीक है, यानी कि 1960s के मिड क्या हो गया, हुई ना, 65, 64 ऐसा कुछ, 67, 66 ऐसा कुछ। ठीक है, थ्री इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिस्कवर्ड थ्री अपेरेंटली डिफरेंट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिस्कवर किए गए। ठीक है, थ्री इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिस्कवर्ड थ्री अपेरेंटली डिफरेंट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, क्योंकि हम जानते हैं एब्सिसिक एसिड का जो रोल होता है वो क्या होता है? वो होता है इनहिबिटरी रोल, बिकॉज ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है ना कि प्रमोटर। तो वो देखा गया इनहिबिटर बी यहाँ पे होता है, एब्सिशन टू देखा गया, और डॉर्मिन। उसके बाद लेटर जो फाइंडिंग हुई, कहा गया कि ऑल थ्री वर केमिकली आइडेंटिकल। कौन कौन सा? इनहिबिटर टू बी, एब्सिशन टू बी और डॉर्मिन बी। ठीक है, ये थे तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जिनको डिस्कवर कर दिया गया थ्री अपेरेंटली, जो शक्ल से लगते थे डिफरेंट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, लेकिन बाद में देखा गया कि केमिकली ये तीनों जो है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल थे। ठीक है, और इनको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इनहिबिटर बी जो है, और इनहिबिटर सॉरी एब्सिशन टू बी है, और डॉर्बिन, इन तीन को कहा जाता है क्या? एब्सिसिक एसिड्स। ए बी ए बोलते हैं शॉर्ट में। तो मसला ये है कि तीनों का केमिकली तीनों का थे आइडेंटिकल। तो पहले पहले जब देखा गया कि अपेरेंटली लगते थे ये तीन डिफरेंट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस है, बिकॉज इनहिबिटर बी, एब्सिशन टू, डॉर्बिन, तीनों का इनहिबिटरी रोल ही था।
लेकिन बाद में ये समझ लेटर फाइंडिंग ने कहा कि केमिकली तो तीनों आइडेंटिकल है, इनको फिर एक ही नाम दिया क्या, वो था एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है, क्या क्या, इनिबिटर बी, एब्सिशन टू और डॉर्मिन, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है थाइलीन, उसकी डिस्कवरी किसने की? साइंटिस्ट का नाम था H.S. कजन्स। 1910 के अंदर उसने ऑब्जर्वेशन ये की कि राइपेंड ऑरेंजेस रिलीज करते थे एक वोलेटाइल सब्सटेंस को, ठीक है। राइपेंड ऑरेंज जो है वो रिलीज करते थे एक वोलेटाइल सब्सटेंस को। वोलेटाइल यानी कि जो मतलब क्या था, जो गैसियस फॉर्म में था, ठीक है। वोलेटाइल सब्सटेंस था राइपेंड ऑरेंज, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो इथाइलिन होता है वो क्या करता है, वो करता है काम, वो राइपनिंग करता है फ्रूट्स की, है ना। तो राइपेंड ऑरेंज एक वोलेटाइल सब्सटेंस करता था क्या, रिलीज, व्हेन अनराइप बनानास वर स्टोर नियर देम। अनलाइक ऐसे बनानास जो राइप नहीं हुए थे, अनराइप बनाना, कच्चे बनानास, उनको हमने स्टोर कर दिया उनके सामने। द बनानास राइपन्ड फास्टर, बनानास जल्दी राइप हो गए। कैसे राइप हो गए? जो राइपन्ड ऑरेंज से वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था, ठीक है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है यहाँ पे, इससे मुराद है कि समथिंग दैट इवेपोरेट्स इजीली, है ना, गैस, है ना, गैस कहते हैं जल्दी इवेपोरेट। तो वही समथिंग दैट इवेपोरेट्स इजीली, इसको बोलते हैं वोलेटाइल, जो मतलब चलता अच्छे से, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने आप को चेंज कर पाता है ना, आमतौर पे। जैसे हम बोलते हैं इसकी जो पर्सनैलिटी है वोलेटाइल पर्सनैलिटी है, कभी ये ऐसा होता है कभी वैसा होता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल, है ना। जैसे तो वोलेटाइल मतलब आप यहाँ पे समझिए क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म में होता है। तो राइपेंड ऑरेंज जो रिलीज करते हैं एक वोलेटाइल सब्सटेंस को, अगर राइपेंड ऑरेंज के सामने रख दिया हमने अनराइप बनाना, वो तक खुद ब खुद राइप हो गई बनाना जो अनराइप थी। कैसे? क्योंकि इस वोलेटाइल सब्सटेंस का नाम था इथाइलीन, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर देता है। तो कंक्लूजन निकल गया कि द वोलेटाइल सब्सटेंस एक्सेलरेटेड, उसने तेज कर दिया फ्रूट राइपनिंग को। उसको बाद में आइडेंटिफाई कर दिया कि वो जो ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रूट्स को राइप कर देता है, अनराइप फ्रूट्स के सामने भी अगर वो घुस जाता है, उनको मतलब मिल जाता है, वो बन जाते हैं राइपन, उनको होती है एक्सेलरेशन इन देयर राइपनिंग। इथाइलिन C2H4 इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इथाइलिन सिर्फ और सिर्फ गैसियस प्लांट हार्मोन अगर कोई है, इथाइलिन है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड है ना, वो गैसेस फॉर्म में नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन C2H4 जो होता है वो गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, जो कि प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग को। ऐसे इसको एक्सपेरिमेंट कर देगी, ऑब्जर्वेशन किसने कर दी थी? H.H. कजिन साहब ने 1910 के अंदर। तो इसके साथ हमने टॉपिक खत्म कर दिया। अब ये थोड़ी समरी हम देखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के फोटोट्रॉपिज्म एक्सपेरिमेंट ने इसको समझा दिया कि कुछ ना कुछ होता है वहां पे। बाद में एफ डेवलपमेंट ने इसको आइसोलेट कर दिया और इसको नाम दे दिया क्या, ये ऑक्सीजन होता है जो कि सिरोटाइल के टिप में प्रेजेंट होता है। इनने बस कहा था कि सिरोटाइल बेंडिंग दिखाता है। टिप का लफ्ज क्या था, जिक्र किसने, एफ डेवलपमेंट, तो इसको आइसोलेट कर दिया था, इसको अलग कर दिया था। फिर गिबरलिन कैसे मिल गया था हमें, है ना याद आपको, बेकेनर डिजीज जो हमने कल पढ़ी थी, राइस की बेकेनर डिजीज, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है राइस की। वो कैसे होती है, एक फंगस कॉज करता है वो ग्रोथ, गिबरेला फ्यूजिकोरी। और गिबरेला फ्यूजिकोरी बनाता है क्या, गिबरेलिन। तो असली गिबरेलिन, तो उससे फिर प्लांट जो है उसकी एबनॉर्मल जो राइस होता है उसका साइज एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। तो गिबरलिन वैसे साहब डिस्कवर हो गया था। फिर साइटोकाइनेट क्या है, काइनेटिन डिस्कवर कर दिया मिलर साहब ने। उसने फ्रॉम सब्सटेंसेस प्रोमोटिंग सेल डिवीजन, जो सब्सटेंसेस सेल डिवीजन करते थे उसने वहां से इसको डिस्कवर कर दिया। आना यहाँ पे देखिए, जब हमने हमें कहा था कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, डीएनए, तो इसके मीडिया में रखा गया, तो वहां पे मिल गया हमें क्या, कि वहां पे हमें साइटोकाइनिन यानी कि काइटिनेटिन पहले मिल गया था, जो कि एक्टिव सब्सटेंस होता है, जो मतलब सेल डिवीजन के अंदर हेल्प कर देता है। उसके बाद हमने कहा था इसके बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में, जहाँ पे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन टू, डॉर्मिन। तीनों का होता है केमिकली सेम नेचर, तो फाउंड टू बी द सेम कंपाउंड, की एक ही कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड के एलिमेंट्स है ये। उसके बाद इथाइलीन फिर देखा गया, इथाइलीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस हार्मोन होता है ना। जो राइपन ऑरेंज जो थे उनने कर दिया एक्सलरेट बनाना की राइपनिंग को, जो अनराइप बनानास थे, कच्चे बनानास जो थे उनके सामने रख दिया पक्के ऑरेंज, पक्के ऑरेंज से निकल गया वोलेटाइल सब्सटेंस, वो ले लिया अनराइप बनानास ने।
उनमें क्या हो गया, राइपनिंग तेज हो गई। तो वोलेटाइल गैस जो थी, जो अच्छे से मूवमेंट कर रही थी गैस, इसको बाद में आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इथाइलिन थी। और ये आपको पता है सामने, ये हमने कह दिया। अच्छा, अब हमें ये पढ़ना है आज कि मतलब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के। लेकिन पहले हम करते हैं काम। हम पहले देखते हैं इतना सा एनसीईआरटी से, कि वहां पे ये लिखा होगा, ठीक है। अब आपको समझ आएगा क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ लिया था एनसीईआरटी से ये टॉपिक ना, वो ट्रॉपिज्म का टॉपिक, फूड ट्रॉपिज्म का। कल हमने ये पढ़ा था ना, यहाँ से पढ़ा था मैं, द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे हो गई। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआरस हैव बीन एक्सीडेंटल, है ना। All this started with when the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin, ये दो थे ना, मतलब बाप बेटा थे। When they observed that the coleoptiles of canary grass है ना, ये canary grass coleoptiles है, respond करते to unilateral illumination। ये देखिए आप, वन साइडेड लाइट आ रही है ना, इससे क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द लाइट सोर्स वो बेंड कर रहे हैं। देखिए ना, लाइट यहाँ से आ रही, बेंड हो रहा है, लाइट की ओर बेंड कर रहा है, देखिए लाइट की ओर बेंड कर रहा है, ये लाइट की ओर बेंड कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फोटोट्रॉपिज्म। आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ सीरोप्टाइल जो होती है, वही होती है साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। जो टिप ऑफ सीरोप्टाइल होती है, वो होती है साइट ऑफ क्या, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। यानी कि जहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ट्रांसमिट हो जाता है, जो कॉज कर देती है फिर बेंडिंग ऑफ एंटायर सिरोप्टाइल। वो होता कैसे, वो हमने कहा था, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑफ ABCD है। एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टिप ऑफ सिरोप्टाइल जो होती है, उसमें होता है ऑक्सीजन, वो ऐसे दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लाया सिरोप्टाइल, ठीक है, टिप यहाँ पे प्रेजेंट है ना, कैप वैप यहाँ, यहाँ कैप लगाई है हमने, है ना? इसको हम लिखे कैप। यहाँ पे हमने कैप नहीं लगाई थी, ठीक है। जब कैप नहीं लगाई हमने, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जिस साइड से ज्यादा था, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑक्सीजन था इस साइड से ज्यादा, लेकिन वो जाएगा उस साइड से जो शेडर साइड होगा, दिस साइड, इट वॉज शेडर साइड, ऑक्सीजन गया यहाँ की ओर। फिर जो दिस वाला साइड था ना, जो क्या था, शेडेड साइड, वो करते हैं फिर बेंड टुवर्ड्स लाइट, क्योंकि ऑक्सीजन जाता है अवे फ्रॉम द लाइट, ये हमने कहा था, है ना। फिर अगर हम टिप ही हटा दी, बेंडिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि बेंडिंग कैसे होती है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं, टिप ही हटा दी, क्योंकि ऑक्सीजन टिप में होता है, तो बेंडिंग हुई ही नहीं, मतलब क्या हो गया, वो इसकी टिप में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। फिर हमने यहाँ पे कैप लगा दी, बेंडिंग तब भी नहीं होगी, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन पे जब कैप आ गई, तो ऑक्सीजन पे जब लाइट नहीं पड़ गई, तो मूवमेंट भी नहीं हो गई, तो फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो गया बिकॉज ऑफ कैप। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बस इसके ऊपर लगा दी कैप, इसको मतलब पूरा इसको बंद नहीं कर दिया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, उस टाइम पे बेंडिंग हो गई, क्योंकि उस टाइम पे इस कैप से डिफ्यूज हो गया ऑक्सीजन, और वो गया नीचे और उसने बेंडिंग कॉज कर दी, ठीक है। ये हमें देखना है अच्छे से। यहाँ पे जो ना ये मिका शीट है ना, मिका शीट जो है इसने बस इसके ऊपर रख दिया है। देखिए, ऑक्सीजन को फिर किया था आइसोलेट, किसने, FW वेंट ने इसको किया था आइसोलेट, अलग कर दिया था फ्रॉम द टिप्स ऑफ सीरोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग के अंदर से। ओट सीडलिंग जो होती है, क्योंकि सीडलिंग में क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सीरोप्टाइल, उसकी जो टिप था उधर से निकाल दिया FW वेंट ने, क्या, ऑक्सीजन को, ये हमने कहा था, है ना। फिर आदित्यम हाउ वाज गिबरलिन डिस्कवर्ड, ठीक है। द बेकिने फोलिश डिजीज, जो फोलिश सीडलिंग डिजीज को बोलते हैं, राइस सीडलिंग जो बड़ी हो जाती है, एबनॉर्मल साइज हो जाता है, वो देखा गया, वो करता है कॉज फंगल पैथोजन, उसका नाम होता है गिबरेला फ्यूजिकोरी। तो उसके बाद ई कुरोसोवा ने 1926 में रिपोर्ट कर दिया, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस इन द राइस सीडलिंग्स व्हेन दे ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस। स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल फिल्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे फिल्ट्रेट जो सिर्फ और सिर्फ साफ और पाक फंगस होगा, और कुछ साथ में नहीं होगा। उनने जब राइस सीडलिंग को फंगस के साथ मिला दिया, वो जिब्रेला फ्यूजिकोरी वाला फंगस था, तो देखा कि प्लांट के जो जो राइस का साइज है वो बड़ा हो रहा था। तो कहा गया कि इसमें जो था गिबरलिन, वही ग्रोथ हार्मोन्स को बड़ा कर रहा था, जो कि ये वाला फंजाई जो है रिलीज करता था, है ना। द एक्टिव सब्सटेंस वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज व्हाट, गिबरलिक एसिड। फिर हमने ये भी कहा था कि एफ स्कूक था और उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्हें ऑब्जर्व कर दिया क्या, दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स, ये है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, यहाँ पे इसका मानिए आप लीफ एक है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक और लीफ है। अब यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो वही, यानी कि इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम,
टोबैको स्टेम जो इंटरनोडल सेगमेंट, ये सेगमेंट, ठीक है, उसमें जो कैलस था, द कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम बोलते हैं, है ना, जो डिफरेंशिएट नहीं करता है उसको बोलते हैं कैलस। वो प्रोलिफरेट तब करता था, वो तब प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर, क्या होता है, टू इंक्रीज इन नंबर, बड़ा हो जाना। वो तब करता है प्रोलिफरेट ओनली इन एडिशन टू ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को एडिशन कर दिया, देन न्यूट्रिएंट मीडियम was supplemented with the following। जब ऑक्सीजन, इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सेल डिवीजन नहीं दिखा पा रहा था, वो प्रोलिफरेशन नहीं कर पा रहा था, वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पा रहा था, तो ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का काम सेल डिवीजन का नहीं होता है, कोई और हार्मोन यहाँ पे होता है। फिर जब ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, जहाँ पे उसको सप्लीमेंट कर दिया गया और खाना दिया गया और न्यूट्रिएंट्स दिए गए, वो सब ये थे, क्या कहते हैं वहाँ पे, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के एक्सट्रैक्ट्स, यीस्ट एक्सट्रैक्ट दिया गया, कोकोनट मिल्क दिया गया और डीएनए। तो उसके बाद ही कहा गया, मिलर साहब ने 1955 में देखा कि आइडेंटिफाई कर दिया और क्रिस्टलाइज कर दिया, ये क्रिस्टलाइजेशन कर दी, उसको अलग फॉर्म में उसको मिल गया क्या, साइटोकाइनेसिस, इसकी इसने आइसोलेशन कर दी। तो उसने कहा यही कहता है प्रोमोट एक्टिव सब्सटेंस, ऐसा होता है जो काइनेटिन, जिसका नाम दिया उसने, करता क्या था ये, सेल डिवीजन, तो विदाउट इसके ऑक्सीजन सेल डिवीजन नहीं कर पा रहा था। तो ये हो गया, इनको ये ऐसे मिल गया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग मिड 1960s के अंदर तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च ने रिपोर्ट कर दिया, तीन अलग अलग रिसर्च हुई थी, ठीक है। रिपोर्टेड द प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, उनको मिल गए इस रिसर्च करने से, जो इंडिपेंडेंट तीन रिसर्च हुई थी, एक से मिल गया इनहिबिटर बी, एक से मिल गया एब्सिशन टू, एक से मिल गया डॉर्मिन। फिर बाद में जब और रिसर्च हो गई, उनको समझ में आ गया तीनों जो है वो केमिकली आइडेंटिकल थे, तो उन्होंने इसको एक ही नाम दिया कि एब्सिसिक एसिड इज इक्वल्स टू इनहिबिटर बी और एब्सिशन टू और डॉर्मिन, तीन को बोलते हैं एब्सिक एसिड। फिर एच एच कजन साहब ने 1910 के अंदर कंफर्म कर दिया कि एक रिलीज निकलता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस का फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, जो जल्दी करता है, हेस्टन करता है, या हम बोलेंगे एक्सेलरेट करता है राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप बनानास की। तो उनने कहा इस वोलेटाइल सब्सटेंस को बाद में इथाइलिन का नाम दिया गया, जो कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फाइव कैटेगरीज ऑफ ये, इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनका फंक्शनल इफेक्ट क्या होता है। इन शॉर्ट पढ़ेंगे हम फंक्शंस के बारे में, हमने ऑलरेडी पढ़ा है बहुत सारा, अब पढ़ेंगे अच्छे से। फंक्शनल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, गिबेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी करना है स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें पूरा मोस्ट इंटरेस्टिंग पूरा बायोलॉजी में ना, उस ज़्यादा मज़ा किसी में पढ़ने में आता है, क्योंकि बहुत इंसान फील कर पाता है। अच्छा, पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें पढ़ना था, नोट्स आ ये रहे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ, देखिए यहाँ से, ये हमारा आज नया टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। हम देखते हैं पहले ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन का जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड ऑक्सेन से आ गया है। ऑक्सेन का मतलब होता है ग्रोथ दिखाना, टू ग्रो। तो ऑक्सीजन ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो असल में क्या करते हैं काम, सेल इलोंगेशन और ग्रोथ, जो कि हम जानते हैं। तो आप देखें ना, मसला क्या है, कितना ये लगता है अनबिलीवेबल कि ऑक्सीजन को पहले आइसोलेट कर दिया गया ह्यूमन यूरिन से, ठीक है, पहले इस हार्मोन को, लेकिन बाद में साइंटिस्ट जो है इनको मिल गया कि प्लांट्स जो है वो नेचुरली करते प्रोड्यूस ऑक्सीजन को एज वेल, लेकिन पहले कहाँ मिल गया था, ह्यूमन यूरिन के अंदर। फिर लगा पता कि हाँ प्लांट नेचुरली करते प्रोड्यूस इस ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक तो होता है नेचुरल ऑक्सीजन, दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, यहाँ बोलेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है। नेचुरल मतलब जो पता है ऑकर करते हैं नेचुरली प्लांट्स के अंदर, है ना, उसमें आती है आई आई ए एग्जाम्पल, जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सीजन यही होता है, आई आई ए, सॉरी आई ए ए, यानी कि इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। आई मतलब इंडोल थ्री, फिर ए मतलब एसिटिक एसिड। दूसरा होता है आई बी ए, वो होता है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, है ना। एक तो होता है आईबीए, वो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, नहीं आईबीएस होता है वो, आईबीए ही होता है। आईबी क्या होता है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड।
तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड की अगर बात करेंगे आप, या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दे आर बोथ नेचुरल ऑक्सीजन्स दैट ऑकर नेचुरली इन द प्लांट्स। अब कुछ होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं ह्यूमंस, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आती है ये दो, NaA यानी कि नेपथेलीन एसिटिक एसिड। आसान है ये, मतलब IA यहाँ पे Na नेपथेलीन, बस यहाँ पे याद रखना है। दूसरा क्या होता है, वो होता है 2,4D। डी क्या, 2,4D, 2,4D का होता है 2,4 डाई क्लोरोफिनोजायासेटिक एसिड, फिनोजाई एसिटिक एसिड, ऐसा नहीं है फिनो, देखिए, डाई पहले ठीक है, फिर क्लोरो, ठीक है, फिर फिनो, डाइक्लोरोफिनोजाई, डाइक्लोरोफिनोजाई एसिटिक एसिड। अब पता है, आप सब सीखेंगे केमिस्ट्री में ना, ये क्लोरो क्यों आता है, ये फिनोजाई क्या होता है, ये आपको सब पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल आपको बस याद करना है, फिर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत रेलेवेंट है सब कुछ आपको ये। डाइक्लोरो फिनोजाई एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनोजाई एसिटिक एसिड। तो क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन। These synthetic oxidants are widely used in what? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जाहिर सी बात है, इंसान क्यों बनाएगा ऑक्सीजन को, ताकि वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर सके, ताकि यील्ड अच्छा खासा मिल जाए। हॉर्टिकल्चर के अंदर हेल्प कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता ही क्या है ऑक्सीजन, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है, ना कि इनहिबिटर। ये होता है प्रोमोटर, ऑक्सीजन मतलब ये होता है ग्रोथ दिखाना। अब कहाँ कहाँ बन जाता है ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बन जाता है शूट टिप्स और रूट टिप्स के अंदर, है ना, और यंग लीव्स के अंदर जिनको ग्रोथ दिखानी होती है। शूट टिप्स मतलब ऊपर प्लांट की जो टिप्स होती है, रूट टिप मतलब जो नीचे रूट की टिप्स होती है। एपिकल बड्स जो होते हैं ना, एपिकल बड जो प्लांट की टॉप मोस्ट पोजीशन पे बड होता है, उसमें भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और रूट टिप्स और यंग लीव्स के अंदर भी हो सकता है, तो इनको बोलते हैं ना ग्रोइंग एपाइसिस। एपेक्स की जमा क्या आती है, एपाइसिस। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, एपाइस मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट्स बहुत सारे। तो टॉप मोस्ट या टर्मिनल पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसके एपेक्स कहाँ पे, ये एपेक्स और ये एपेक्स, ये शूट एपेक्स, ये रूट एपेक्स। तो इन्हीं एपाइसिस के अंदर, या जो लीव्स के एपाइसिस मतलब जो जहाँ पे लीफ एंड करता है, टर्मिनेट जहाँ पे हो जाता है प्लांट की चीजें, तो उनको बोलते हैं ग्रोइंग एपाइसिस, तो वहां पे ही होता है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑक्सीजन मूव करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। बनने के बाद वो बनते कहाँ पे, देखिए प्रोडक्शन उनकी हो जाती है इस जगह पे, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। फिर अपना इफेक्ट ये दिखा सकते हैं बाकी बाकी जगहों पर भी, अदर प्लांट पार्ट्स के अंदर भी इनका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो दिख सकता है, जहां पे ये अपने फंक्शंस दिखा दे, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे हो जाती है, इस जगह पे। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीजन का, वो हम देखते हैं, कैसे फंक्शनिंग क्या होती है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फंक्शनिंग कैसे इनकी होती है। पहली बात, जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन जो है ग्रोथ दिखाता है, तो रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग्स, वो क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो करते हैं स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब कोई चीज कर देना, ठीक है, ट्रिगर करना, किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं, रूट फॉर्मेशन को, रूट फॉर्मेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन गार्डनर्स प्लांट अ रोज स्टेम कटिंग, है ना, फॉर एग्जाम्पल रोज स्टेम कटिंग होती है ना, स्टेम लाया रोज का, अपने पास रख दिया। दे ऑफन डिप इट इन ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर, उनके पास क्या होती है, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर। वो इसी रोज प्लांट के स्टेम को, या रोज स्टेम कटिंग जो होती है, इसको डिप करते हैं इस ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर के अंदर, ठीक है। जब डिप कर दिया, तो कटिंग जो है वो डेवलप करती है रूट्स जल्दी। फॉर एग्जांपल, प्लांट से मैंने स्टेम काट दिया, अब स्टेम को रूट्स बाहर से निकलनी चाहिए, इससे रूट की ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो रूट जो ग्रोथ होती है वो कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। जो स्टेम कटिंग्स होते हैं ना, लाया फॉर एग्जाम्पल स्टेम कटिंग यहाँ पे रोज का, अब इस पे रूट इनिशिएशन करनी है, इस पे रूट को निकाल देना है। वो रूट निकालने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प हमें चाहिए होती है, दैट्स व्हाई गार्डनर्स ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर के अंदर डिप करते हैं ऐसे, किसको, स्टेम को, ताकि उधर से रूट्स बाहर निकल सके, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है ये ट्रिगर करता है रूट फॉर्मेशन को, स्टिमुलेट करता है रूट फॉर्मेशन को, ठीक है। द कटिंग डेवलप्स रूट्स मोर क्विकली, जो कटिंग होता है ना, मतलब कटिंग जो काटते हैं, स्टेम कटिंग होती है, उसमें रूट जल्दी उग जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो डिप करना होता है उसको जल्दी होने के लिए ग्रोथ। तो रोज प्रोपगेशन के अंदर, है ना, रोज प्लांट उगाने के अंदर अगर देखते हैं वहां हम स्टेम लाते हैं ना, तो इसका उसका जैस्मीन प्लांट के लिए, या बोगेनविलिया प्रोपगेशन, तीनों की प्रोपगेशन के लिए हम
इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को। अब एक बात जरा मुझे बताइए, आप एक सवाल का जवाब। यहाँ पे आ गया कि ये कहते हैं गार्डनर्स यूज ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग पाउडर क्या होगी? ये आर्टिफिशियल होगा या सिंथेटिक ऑक्सीजन? ये होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन, यानी कि इन दो में से कोई एक सा होगा, है ना? क्योंकि ये हम खुद बना रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर दिया जाता है, ना कि नेचुरल ऑक्सीजन। वो तो ऑलरेडी होंगे स्टेम के अंदर, लेकिन उससे उतनी ग्रोथ तेज नहीं हो जाएगी। तो दैट्स वाई सिंथेटिक ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ताकि जल्दी से ग्रोथ हो सके। तो ये हमने देख लिया। तो इन शॉर्ट, ऑक्सीजन हेल्प करते रूट इन इनिशिएटिंग रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में जो रूटिंग है, रूट का बाहर निकलना होता है, वो ऑक्सीजन ही इसको इनिशिएशन कर देता है। यानी कि रूट इनिशिएशन आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो करता है काम रूट को इनिशिएशन, रूट का बाहर निकलना, स्प्राउट आउट करना, वो होता है ऑक्सीजन से। पहला फंक्शन था, ठीक है, ऑक्सीजन का। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑक्सीजन के, कि वो कैसे कैसे हेल्प कर देते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन करता है प्रमोट फ्लावरिंग को, ठीक है। ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। इंड्यूस या स्टिमुलेट एक लफ्ज होता है, कल लोगों का था। इंड्यूस बोलेंगे, स्टिमुलेट बोलेंगे, ट्रिगर बोलेंगे, ठीक है, प्रमोट बोलेंगे, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? पाइन जो होता है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करती है प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन के अंदर। अगर हम चाहते हैं पाइन जल्दी फ्लावरिंग करे, तो उसको हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। नंबर टू फंक्शन। नंबर थ्री फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन का? वो होता है, पहले क्या था? रूट इनिशिएशन। दूसरा क्या है? प्रोमोटिंग फ्लावरिंग, ठीक है, इन पाइन। तीसरा क्या है? प्रिवेंट अर्ली फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ठीक है, प्रिवेंट अर्ली फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। देखिए, लीफ को ड्रॉप होने से बचाता है ये, अर्ली फ्रूट को बचाता है। जो यंग फ्रूट्स होते हैं और लीव्स होते हैं, वो तब रहते अटैच बिकॉज ऑक्सीजन इनहिबिट करते एब्सिशन। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें जैसे एंटागोनिस्टिकली एक्ट करना किसको बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा एक्ट करना। इससे मैंने शायद यहाँ पे दिया हुआ, एक मिनट नीचे, एंटागोनिस्टिक। हाँ, वो अगले पेज पे इसके बाद आएगा हमें वो चीज़। मैं आपको अभी दिखा था शायद। हम्म, चलिए मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये लगता है कब एनसीईआरटी में लिखा है, ये बहुत लिखा होता है असल में, हाँ। देखिए मसला क्या है। हम जानते हैं एब्सिशन से क्या होता है। एब्सिशन का मतलब होता है क्या? एब्सिशन मींस फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स या फ्रूट्स या एटसेट्रा। तो इस एब्सिशन को रोकना, स्टॉप करना, वो कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलता है बूढ़े मत हो जाओ, मत गिर जाओ, यंग फ्रूट्स हो, यंग लीव्स हो, ग्रोथ दिखाओ अपनी, अटैच रहो अच्छे से प्लांट के साथ। मैं तुम्हें बजा रहा हूँ अर्ली फ्रूट, तुम मत गिर जाओ, अभी तुम्हें अभी गिरने का टाइम, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम मेरी देखभाल के अंदर हो। लीफ, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम ड्रॉप मत हो जाओ। लेकिन जब बड़ा बड़ा होता है लीफ, फिर ऑक्सीजन अपना फंक्शन छोड़ देता है, अपना काम कर देता है कौन? एब्सिसिक एसिड। तो फिर क्या होती है उससे? एब्सिशन, वो गिर जाते हैं वापस। एग्जाम्पल आती है, यंग मैंगो फ्रूट्स जो होते हैं आर लेस लाइकली टू फॉल इफ ऑक्सीजन लेवल्स आर एडेक्वेट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो यंग मैंगो होता है प्लांट के ऊपर, वो तो छोटा होता है बेचारा, लगता है ऐसे कमजोर भी, वो क्यों नहीं गिर जाता है नीचे? बड़े आम क्यों गिर जाते हैं? जब पक जाते हैं सेब वेब या आम तब वो गिर जाते हैं नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब तक उनमें ऑक्सीजन लेवल्स होती है एडिक्वेट। वो ऑक्सीजन लेवल को बोलती है तुम अभी गिर मत जाओ, मैं ऑक्सीजन हूं, मैं तुम्हें पकड़ के रखता हूँ, मैं इनहिबिट करता हूँ एब्सिशन को, तुम्हारा जो फॉलिंग है उसको मैं रोकूंगा, तुम फॉल वॉल नहीं करोगे, तुम छोटे हो, अभी तुम्हें नहीं गिरना है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? ऑक्सीजन प्रिवेंट करती है फ्रूटल लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस पे, यानी कि इनहिबिट करती है एब्सिशन को, एक ही बात है ना वो भी। तो थर्ड फंक्शन ये था। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और फंक्शन ऑक्सीजन का, वो क्या? प्रमोट करता है एब्सिशन को ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। अब अगर लीव्स बड़े हो गए, ऑक्सीजन बोल रहा है अब तुम छोटे नहीं बच गए, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे नहीं बच गए हो। तो अब लीव्स और फ्रूट्स ओल्ड हो जाते हैं, ऑक्सीजन कैन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू देयर सेपरेशन। अब ऑक्सीजन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कि ये गिर जाएंगे। कैसे? एब्सिशन का मतलब क्या होता है? नेचुरल शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स ऑफ फ्रूट, जैसे फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स होता है, ड्रॉपिंग ऑफ राइप फ्रूट्स होता है। तो इस काम में भी ऑक्सीजन भी हेल्प कर सकता है, बाकी भी हेल्प कर सकते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। ठीक है। यानी कि एक तो ये कहता है प्रिवेंट भी अर्ली फ्रूट और लीफ ड्रॉप को, यानी कि कहता है इनहिबिट एब्सेशन को, या कहते हैं प्रोमोट एब्सेशन को। दोनों फंक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। प्रोमोट करते हैं एब्सेशन की उन लीव्स में जो मैच्योर लीव्स होते हैं, मैच्योर फ्रूट्स होते हैं। और वहाँ करते हैं प्रिवेंट एब्सेशन को, यानी कि फॉलिंग ऑफ लीव्स को, जहाँ पे लीव छोटे होते हैं, अभी अर्ली फ्रूट अर्ली लीफ होता है। तो ये हमने देखा। और जो ऑक्सीजन होता है वो एपिकल डोमिनेंस दिखाता है। एपिकल डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिकल डोमिनेंस मतलब जो एपेक्स प्लांट की होती है वो डोमिनेंट रह जाती है। मतलब क्या हो गया, एपिकल डोमिनेंस सब फिनोमेना होता है जहाँ पे एपिकल, एपिकल मींस टर्मिनल, टर्मिनल मींस क्या होता है, जो एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये ना टर्मिनल, इसकी पोजिशन, टर्मिनल पोजिशन, टर्मिनल पोजिशन, इसको बोलते हैं एपिकल या टर्मिनल पोजिशन। इन टर्मिनल पोजिशंस में क्या होता है, एपिकल टर्मिनल बड जो होता है वो सप्रेस कर देता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, यानी कि एक्सलरी बड। मिसाल के तौर पे ये प्लांट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्लांट, ये रूट है, यहाँ पे बड है ऊपर से, ठीक है। इस बड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एपिकल बड, टर्मिनल बड या एपिकल बड। अब ये टर्मिनल बर्ड इतना खतरनाक डोमिनेंस दिखा रहा है, एपिकल डोमिनेंस, कि जो साइड साइड से, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ स्टेम है, यहाँ पे बर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड, ये लेटरल बर्ड छोटा होता है, यहाँ से एपिकल डोमिनेंस होती है, एपिकल बर्ड बड़ा हो जाता है। और इसके बड़े होने से क्या होता है, ये सप्रेस कर देता है ग्रोथ ऑफ एक्सलरी बर्ड को, जो एक्सिस पे होता है, जो लेटरल लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड से होता है। जो ऊपर का बड़ होता है वो बोलते हैं नहीं मैं डोमिनेंट रहूंगा, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ये सप्रेस करते हैं बाकी वालों के ग्रोथ की, चाहे लिटरल बर्ड्स होंगे या वो जिनको बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एपिकल बर्ड ही जो होता है, यही एपिकल बर्ड, अभी हमने कहा था ना, ये होता है प्रोडक्शन सोर्स होता है। यही करता है प्रोड्यूस उसको, लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन को। जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो बड़ा तो ये हो रहा है ना। अगर ये बड़ा हो रहा है तो सप्रेस कर रहे हैं बाकी की ग्रोथ को, वही बात है। द ऑक्सीजन मूव्स डाउनवर्ड्स, ऑक्सीजन डाउनवर्ड मूव करता है एंड इनहिबिट लेटरल बड ग्रोथ। ऑक्सीजन इनहिबिट भी करता है लेटरल बड ग्रोथ, जो लेटरल बड्स होते हैं ऑक्सिलरी बड्स, ठीक है। तो रिजल्ट ऐसे होता है, प्लांट ग्रो करते हैं मेनली अपवर्ड। अपिकल बर्ड जो होता है वो होता है प्रेजेंट, वहां पे हाई ऑक्सीजन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन करते हैं डाउनवर्ड्स मूव, और रोकता है फिर किसको, लेटरल बर्ड ग्रोथ को, उसको प्रमोट करने नहीं देता है। तो लेटरल बर्ड की इनहिबिशन हो जाती है। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, जो कि एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑफ ऑक्सीजन, एक फंक्शनल इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल एनसीईआरटी वहां पूछती है, व्हाट इज डी कैपेस डी कैपिटेशन, क्या होता है डी कैपिटेशन। देखिए डी का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना। कैपिटेशन मतलब रिमूव करना शूट टिप का, ठीक है, या एपिकल बर्ड का। ये फॉर एग्जांपल है ना, शूट टिप या एपिकल बर्ड, इसको ही हटा देना ऊपर से, ऐसे, ठीक है, कट कर। आफ्टर रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाती है ना। इसको बोलते हैं डी कैपिटेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये कहता है ना प्रोड्यूस, लेटरल बर्ड्स ऐसे बढ़ जाते हैं अच्छे से। साइड अगर ऊपर से काट दिया सीरीज का, तो साइड वाली ग्रोथ जो है, एपिकल डोमिनेंस खत्म हो गई। जब एपिकल डोमिनेंस खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, तो लेटरल डोमिनेंस बढ़ जाएगी, साइड से ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो लेटरल बर्ड स्टार्ट करे ग्रो करना। तो ज्यादा ब्रांच बन जाती है, जितनी ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा प्लांट फैल जाता है ना। तो ये ऐसा किया जाता है, गार्डनर ऐसा करते हैं, वो डी कैपिटेशन करते हैं, जिसमें एपिकल बर्ड को रिमूव किया जाता है। उससे ऑक्सीजन लेवल एपिकल बर्ड में कम हो जाती है। तो अगर एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाती है तो लेटरल बर्ड बढ़ जाता है, क्योंकि लेटरल ग्रोथ सप्रेस नहीं हो जाती है। और बुशी प्लांट डेवलप हो जाता है, बड़ा डेंस बन जाता है, बहुत फैल जाता है, उसको बोलते हैं बुशी प्लांट। तो बुशी प्लांट बनाने के लिए डी कैपिटेशन की जाती है। जिस तरह वो करता है गार्डन, कहता है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब ऊपर से काटता है वो, है ना, तक ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, उसके बाद लेटरल ग्रोथ बढ़ जाती है वैसे, ठीक है। लॉजिक्स के पीछे ये होता है ना। उनको लॉजिक पता नहीं होती, बस काम कर रहे होते हैं, लेकिन लॉजिक असल में ये होता है पीछे से। अच्छा, अब क्यों डीकैपिटेशन को इस्तेमाल किया जाता है टी प्लांटेशन के अंदर, एनसीईआरटी बोलती है, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि नहीं, कि टी प्लांटेशन में हम क्यों डीकैपिटेशन को इस्तेमाल करते हैं। टी लीव्स होते हैं वो, दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम न्यूमेरस यंग ब्रांचेस, ठीक है। जो टी लीव्स होते हैं वो न्यूमेरस यंग ब्रांचेस से हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं, हासिल कर दिए जाते हैं।
रिमूविंग द शूट टिप, अगर हम शूट टिप वहां से रिमूव कर देते तो एपिकल डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है। अगर एपिकल डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है उससे क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। अगर लेटरल ब्रांचेस बढ़ जाते हैं प्लांट ज़्यादा बुशी बन जाता है, लीफ प्रोडक्शन बन जाती है। तो दैट्स वाई टी प्लांटेशंस में क्या होता है, वो प्रून करते हैं प्लांट्स को। प्रून क्या होता है, प्रूनिंग इसको बोलते हैं, PRUNNING। प्रूनिंग का मतलब होता है ये ना, प्लांट ऊपर से कटाई करना, कच 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 कच। ऊपर से कटाई इसलिए की जाती है ताकि इसकी जो मतलब लेटरल ग्रोथ है वो बढ़ जाए, क्योंकि अगर एपिकल डोमिनेंस कम हो गई ना, ये लंबाई की ओर फोकस नहीं करेगा बल्कि चौड़ाई की ओर फोकस करेगा। ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिकैपिटेशन, जो टी प्लांटेशन में की जाती है ताकि मोर देन मतलब ताकि यील्ड मिलना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव यील्ड के लिए ना। अच्छा, ऐसे ही वाई इट्स यूज्ड इन हेज मेकिंग, इसको क्यों इस्तेमाल कर दिया जाता है हेज मेकिंग के अंदर। मैं वो दिखाता हूँ हेज मेकिंग क्या होता है, फिर आपको समझ आएगा। ये देखिए आप, हेज मेकिंग, ये देखिए आप, कहाँ पे है एनसीईआरटी। इसमें इमेज कहाँ गई। ये ना हेज ना, ये ऐसे बनाते हैं गार्डनर्स। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं हेज मेकिंग, है ना ये। इसको हम बोलते हैं हेज, जो ना बनाते हैं इसको एवरग्रीन वगैरह को, इसको बोलते हैं हेज मेकिंग। अब क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं हेज मेकिंग के अंदर, ये हमें समझना है, ठीक है। वाई इज इट यूज इन हेज मेकिंग। हेजेस जो है वो डेंस होनी चाहिए ना, अगर डेंस होंगे नहीं हेजेस, वो हेज लगेगा ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं कश्मीरी में, पता ही नहीं। चलो होते हैं घर में ऐसे इर्द गिर्द ये, तो ये डेंस होना चाहिए, बुशी होना चाहिए और कम्पैक्ट होना चाहिए। कम्पैक्ट मतलब साथ साथ होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको हेज मेकिंग तब हो सकती है पॉसिबल जब एपिकल बड को कॉज, रिमूव द एपिकल बड, अगर हमने एपिकल बड रिमूव कर दिया तब जाके लिटिल ब्रांचेस बढ़ सकती है ना, और डेंस अपीयरेंस तब जाके आ जाती है। इसलिए गार्डन क्या करता है, जब वो घर आता है वो बोलते हैं ऊपर से इसको ऊपर चढ़ गया, इसको हम करेंगे बराबर। वो बराबर करते हैं ऊपर से ना, काट देते हैं वो ऊपर से, लेवलिंग कर देते हैं, वो एपिकल डोमिनेंस खत्म कर देते हैं, लेटरल ग्रोथ उससे बढ़ जाती है, जो कि हम जानते हैं। अच्छा, एक और बात है, पार्थेनोकार्पी, सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो क्लास 12 में पढ़ना है वैसे भी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं वर्जिन ग्रोथ, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जब फ्रूट तो बन जाते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, फ्रूट सीधा बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके फ्रूट्स क्या होते हैं, वो होते हैं यूजुअली सीडलेस, वहां पे सीड बनता ही नहीं है। जब पार्थेनोकार्पी हो जाती है ना, उन फ्रूट पे सीड बनता ही नहीं, क्योंकि वहां पे होती है फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं वर्जिन ग्रोथ, है ना। वर्जिन मतलब इसने शादी नहीं की होती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई होती, सीधी सी बात है। तो एग्जाम्पल टोमेटो, उस पर क्या होती है पार्थेनोकार्पी, फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं हो जाती है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो है वो इंड्यूस कर सकता है पार्थेनोकार्पी को टोमेटोज के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को दे दिया तो उससे वो पार्थेनोकार्पिक बन जाते, क्या बन जाते, पार्थेनोकार्पिक। यानी कि उस टाइम पे टोमेटो जो है वो करता है, बनाता है टोमेटो अपना फ्रूट विदाउट क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन। कब वो ऐसा करता है, जब उसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट की जाती है। अदर एग्जाम्पल आ जाती है सीडलेस फ्रूट्स जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली क्या होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी जो की जाती है, जहाँ पे सीडलेस फ्रूट बनाए जाते हैं पार्थेनोकार्पी के जरिए से। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट अगर हम टोमेटो के ऊपर करते हैं तो टोमेटो जो है उसको इंड्यूस कर देता है पार्थेनोकार्पी, उससे वो ज्यादा कर पाता है पार्थेनोकार्पी टोमेटो, ठीक है। तो सीड्स उसमें नहीं रह जाते फिर, बिकॉज ऑफ दिस, जब उसको ऑक्सीजन हम दे देते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है, बस ये 4-5 टॉपिक्स है, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा प्लांट बॉटनी का, ठीक है। थोड़ा बॉटनी खुशक होता है ना, कंपेयर टू जोलॉजी, मजा आता है पढ़ने में। बॉटनी बहुत खुशक होता है, थोड़ा ड्राई होता है।